तलनी हसलिन सूप के जिनका अपने 72 को छेद। भाजपा की तुलना क्या करिएगा, उनके नेता लग रहा है। अभी तो आप लोग भी तो दोनों पार्टियों का दर्द दिखा के चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हम एकत्रित करके वोट बैंक बना ले। अभी तो लोग भी आ रहा है गंगा में, तो गंगा स्नान करके वो पवित्र हो जाएगा। जनता है अजीत पवार 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला उस पर है। नमस्कार, बिहार वर्ल्ड मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ। बिहार में सियासी पारा फिर से एक बार चढ़ चुका है। अब इस बार घेरे में फिर से रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को लिया है। एक हैंडल पे उन्होंने 2 सवाल करवे किए हैं प्रशांत किशोर जी से। हालांकि उसमें नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल उन्हीं से है। दलाली, ठेकेदारी जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और इस पे बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया लेने के लिए हम जन स्वराज कार्यालय पटना पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी, सब मीडिया प्रभारी भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी और आपकी टीम के समस्त साथियों को तथा आपके तमाम श्रोताओं को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जन स्वराज परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। रोहिणी आचार्य ने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है और 2 सवाल पूछे हैं करवे, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों के देहात में कहावत है, किस्सा चलता है खूब, जो चलनी हसलिन सूप के जिनका अपने 72 को छेद। वो क्या बोलेंगी रोहिणी जी? उनके पिताजी न्यायालय से दंडित है भ्रष्टाचार के मामले में, चारा खा गए। अब जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन में उनके पिताजी भी और उनके भाई भ्राताश्री जो 9वीं फेल नेता है, बन रहा है आजकल, वो भी है उसमें अभियुक्त। ईडी हर दिन उनसे पूछताछ कर रहा है। तो उनको अपना घर संभाले, अपने इस भ्रष्टाचारी परिवार से बचने के लिए न्यायालय की शरण ले। बेमतलब के आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर जो फब्तियां कस रही हैं, ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर जाके ट्वीट कर रही हैं, ये उनका दुस्साहस है। छोटी मुंह बड़ी बात है। आदरणीय प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं वो भारत के महान राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं और इसी चलते विश्व में वो लब्ध प्रतिष्ठ हैं। उनकी चर्चा इनके ये लोग कर रहे हैं, ये लोग घबरा गए हुए हैं। इनका मानसिक दिवालियापन है, चूंकि इनका घर ढह रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं जो लालटेन से मटिया तेल निकल रहा है, यानी मुसलमान समाज को 32 वर्षों से इस परिवार ने दबा के, धमका के और भाजपा का डर दिखा करके रखा। अब भाजपा का डर खत्म हो गया है, चूंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसा ताकतवर नेतृत्व सभी को मिल चुका है। सभी बिहारी अब आप लोग भी तो दोनों पार्टियों का दर्द दिखा के चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को हम एकत्रित करके वोट बैंक बना ले। नहीं, हम लोग किसी का डर दिखाने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही सांप्रदायिकता को फैला करके देश में विद्वेष फैलाने का काम करती है। उस भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं, जिसने नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में फैला करके लोगों का वोट ठगने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नीतीश कुमार के साथ और कभी उसके विरोध में रह करके बिहार की राजनीति को दुर्दशा तक पहुंचा दिया है। ये राजद वाले हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, नीतीश बाबू हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने बिहार को पिछले 40-50 वर्षों से रसातल में धकेलने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए, नीति आयोग जो अभी हालिया रिपोर्ट दिया है, भारत सरकार को सौंपा है, उसमें बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बन गया हुआ है। साहब, इस दुर्दशा तक किसने पहुंचाया? 15 वर्ष तक लालू राबड़ी देवी की सरकार रही, आज 19 वर्षों से नीतीश कुमार भाजपा गठजोड़ की सरकार है। और इन लोगों ने बिहार, तो जब ये आप लोगों को पता था तो प्रशांत किशोर जी क्यों 15 में मदद करने का नहीं जाते? फिर आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जब 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा शासन दे रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, किसी की अच्छाई की भी चर्चा होनी चाहिए। उस जमाने में बातें ठीक थी, प्रशासन ठीक था और प्रशांत किशोर जी चूंकि राजनीतिक रणनीतिकार थे, उनसे मदद मांगने नीतीश बाबू उनके दरवाजे पर पहुंचे थे। नीतीश बाबू का तो सुपड़ा साफ हो गया था। वो 14 में पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे, सभी सीट हार गए थे, 2 सीट मात्र बचा पाए थे और आक्रोश में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का पद छोड़ दिया था और जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लगता है कब से नीतीश जी का कार्यकाल खराब हुआ? वहीं 16 के बाद, तो वो 16 के बाद खराब हो गया। हाँ। तो फिर 18 से 20 तक प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बने? 18 से 20 तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं थे। 17 में ही उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ दिया था। उपाध्यक्ष बने थे, नीतीश कुमार ने बनाया था उनको, उनकी काबिलियत को देखकर। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो मशविरा दे रहे थे सरकार के लिए, बिहार के विकास के लिए, ये मशविरा मानने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। फिर वो चंगुल में फंस गए और उनके नीचे एजेंट लोग, उनका चमचा लोग इस कदर हावी होने लगा कि बिहार के विकास की बातें उनके दिमाग से खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया और ये इस वजह से प्रशांत किशोर जी ने उनका साथ छोड़ दिया।
आपके नेता भी लगातार बड़ा बड़ा दावा करते हैं, कह रहे हैं कि 2025 में छठ में जो भी बिहार के लोग वापस लौटेंगे उनको रोजगार के लिए फिर वापस नहीं जाना पड़ेगा। कैसे होगा, इतनी बेरोजगारी है बिहार में? आदरणीय प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट समझ है कि जब तक बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेंगे। तो आदरणीय प्रशांत जी की 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। अब आपको इसको आपके श्रोताओं को भी मैं बताना चाहता हूं। एक तो प्रत्येक प्रखंड, अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 5 साल की सरकार में एक प्रखंड में 5 नेतरहाट से उच्च स्तरीय विद्यालय बनाए जाएंगे, ताकि आम लोगों को किसी प्राइवेट स्कूल में और किसी घटिया विद्यालय में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बेहतर ज्ञान यहाँ हो सके। खेती किसानी को मुनाफेदार बनाना है और हर गांव में 1000 से 1500 लोगों को रोजगार देना है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 15 बरस तक के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त कपड़ा देंगे, मुफ्त भोजन देंगे, उसे योग्य बनाएंगे। और 17 बरस से 18 बरस से लेकर के 45 बरस के तमाम लोगों को रोजगार देंगे। उनकी योजना है और ये योजना का आपको प्रमाण भी मिलेगा कि किस तरह से वो रोजगार देना चाहते हैं। कहीं वोट के लिए लुभावने वादे तो नहीं? नहीं, मैं आपको आंकड़ा अगर आप समय दीजिए ना, मैं आपको तथ्य और आंकड़ों से बताता हूं। आपको मालूम होना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CDR को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घोषित करता है। CDR का मतलब है कैश डिपॉजिट रेशियो। तो ये कैश डिपॉजिट रेशियो आपके बिहार में पिछले 30 वर्षों से 30% से लेकर 35 और 40% तक के अनुपात में आपके यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जबकि नियम है कि उसका 100% विनियोजन उसी स्टेट में हो जिस स्टेट का धन CDR के रूप में बैंकों में रखा हुआ है। तो ये 60% राशि हमारे यहाँ विनियोजित होने के बदले ये राशि बड़े बड़े उद्योगपतियों को गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में व्यापारियों के पास चला जा रहा है, जहां उद्योग कल कारखाने खोले जा रहे हैं। तो बैंक वह राशि हमारे यहाँ विनियोजित नहीं कर रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिस वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी के निदान के लिए न तो लालू यादव जी की सरकार ने कोई काम किया और न नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक भी कल कारखाना आपके बिहार में नहीं खोला गया है ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की साफ समझ है कि जो लोग जिस राज्य में जिस प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनको उसका टेक्निकल अनुभव है, वो अब जब हमारे यहाँ आएंगे बिहार, इसलिए हम बुलाएंगे उनको कि यहाँ पर उनको लघु उद्योग खुलवा दे, उनका कारखाना खुलवा दे, उनसे फैक्ट्रियां खुलवा दे और इस तरह से पूरे गांवों में, बिहार के सभी गांवों में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि हमारे बेरोजगार पेट पोषने के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी पत्नी परिवार को छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने से बच जाएं और यहीं रहें। उनकी योजना है कि 1 साल के भीतर सारे बिहार के नौजवानों को रोजगार भी देंगे और जो नौजवान बाहर जाकर के दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बिहारी शब्द गाली बनता जा रहा है, उनको बुलाएंगे और यहीं पर रोजगार देंगे। इसलिए और यह भी सपना है कि एक दिन ऐसा है जब दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में आकर के नौकरी मांगे, हमारे नौजवान बिहार छोड़कर बाहर न जाए। ये सपना है और इस सपना को पूरा करने के लिए ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को लामबंद कर रहे हैं, जहां जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त हो रही हैं और लोग इनके साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज के प्रति समर्पित होकर लामबंद हो रहे हैं। समाज से मत के सही लोगों को निकालने की बात शुरू से ही हो रही है और फिर अभी आप लगातार लिस्ट जारी करते हैं 30-40 लोगों का, उसमें कोई राजद से आए हुए लोग होते हैं, कोई जदयू से आए हुए लोग होते हैं, कोई भाजपा से आए हुए लोग होते हैं। तो कैसे ये पता चला कि वो लोग सही ही हैं, जब वो दूसरे पार्टी भ्रष्ट पार्टी में आप लोग दावा करते हैं कि भ्रष्ट पार्टी है बाकी? तो 1 मिनट में आप इस बात को समझ लें कि पार्टी का नेतृत्व अगर कहीं भ्रष्ट है, इसका यह मतलब नहीं है जो उसके साथ रहने वाले, नीचे रहने वाले, जमीन पर जुड़ के काम करने वाले कार्यकर्ता भी भ्रष्ट होंगे। पहली बात, नेतृत्व भ्रष्ट हो सकता है। गांव में जमीन पर जो काम कर रहा है उसको मौका कहां मिला है भ्रष्ट होने का? वो तो न विधायक बनाना, मुखिया बनाना, सरपंच बना, तो वो कहां से चोरा लिया है, कहां से भ्रष्ट है? तो ऐसे लोग जो अपने नेतृत्व से प्रताड़ित हैं, ऐसे लोग जो अपने नेतृत्व से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिली है, बहुत सफल लोग भी आए और वो पीड़ित हैं, इसलिए वो असल बात है बिहार को बदलना, बिहार का नूतन निर्माण करना। तो लोग, अगर कोई अपवित्र लोग भी आ रहा है गंगा में, तो गंगा स्नान करके वो पवित्र हो जाएगा। जन स्वराज तो गंगा है। तो फिर आप भाजपा बन जाइएगा। भाजपा दूसरे पार्टी के लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाती है, जब उनके पार्टी में लोग जाते हैं तो फिर उन पे छापा नहीं पड़ता है, तो फिर आप भी तो वही बात ये नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई एक भ्रष्ट का नाम बता दीजिए,
हमारे यहाँ सही लोग आ रहे हैं जिनमें सही सोच है और जिनको बिहार बदलने का जज्बा जिनमें है, वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी दल से हो। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा से क्या आप उम्मीद करिएगा? भाजपा तो इस काम का, अभी देखिए ना, राम रहीम को पेरोल पर निकलवाई है वोट मांगने के लिए। कौन है राम रहीम? जिस पर चरित्रहीनता का आरोप है, जिस पर हत्या का आरोप है, बना हुआ है महासंत। तो ऐसे ही मठाधीशों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति की उल्लू सीधा करती है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, अजीत पवार कौन है? कौन है अजीत पवार? 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला उस पर है, और वो उसको इसलिए लाके डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। उसी विभाग का मंत्रिमंडल भी मिला हुआ है, कोऑपरेटिव विभाग, जिसका वो 8,000 करोड़ खाया हुआ है, लीले हुआ है। तो बड़ा भाजपा की तुलना क्या करिएगा? उनके नेता लग रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के सबसे बड़े ठेकेदार है पूरे देश में। हमारे यहाँ 2014 में आए थे मोतिहारी में वोट मांगने, तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल को चालू कराएंगे, दोबारा जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे। उनका चीनी मिल की जमीन उनके पार्टी के बड़का बड़का नेता लोग जाके खरीद लिया, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन हुए खरीद लिया, आज तक चीनी मिल चला नहीं। तो ये झूठ है। गांधी मैदान में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कई लाख करोड़ दे दें, कई हजार करोड़ दे दें, कितना दे दें बिहारियों को। लग रहा था जो लॉलीपॉप बांट रहे हैं। जदयू के एमएलसी है मोदी जी वाला कहानी मत सुन लीजिए। तो ये बिहार में आकर के इस तरह से पिटारा खोले हुए थे, आज तक एक पैसा नहीं दिए। नीतीश कुमार 18 वर्ष से चिल्ला रहा है विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ठेंगा दिखा दिए। स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, मांगे नहीं, मांगेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है साहब। 10 बरस से सरकार है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बराबर पूछते हैं, सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बताएं भाजपा के लोग कि बिहार सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा होते हुए भी, सबसे अशिक्षित होते हुए भी, बिहार की बेहतरी के लिए 1 मिनट के लिए भी कभी नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग, योजना आयोग, बिहार सरकार और दिल्ली सरकार के पदाधिकारियों के साथ कोई समीक्षा बैठक भी की है क्या बिहार के सवाल पर? जबकि हम 40 में 39 सीट यहां से देते हैं, 30 सीट इस बार दिए हैं, 14 में भी उतना ही बहुमत दिए थे। और उनका 26 राज्य का प्रदेश है गुजरात, तो वहां 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। हर दिन एगो न एगो फैक्ट्री खुल रही है। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा उन्हीं के गुजरात को विकास करने के लिए है। वो काहे नहीं बिहार आ रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राजद, कांग्रेस सब ने मिलकर बिहार को मजदूर बनाने की, फैक्ट्री वाला राज्य बना दिया है। जो ये लोग मजबूर होकर मजदूरी करते रहे, अब व्यापारियों की फैक्ट्री कारखाना दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में चलता रहे। यही हालत है साहब। जदयू के एमएलसी है नीरज कुमार लगातार हमलावर रहते हैं जनसुराज पे, प्रशांत किशोर जी पे। उन्होंने कहा है कि फंडिंग उनके पास कहां से आती है, हमने कुंडली भी खंगालना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है, कुंडली खंगाल के प्रशांत किशोर जी पे तो ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ेगा? उनको अगर ताकत है तो ईडी सीबीआई से छापा पड़वा ले, देखवा ले। प्रशांत किशोर जी के सारा धन जो व्यय हो रहा है इस अभियान में, वह सब व्हाइट मनी है और सब चेक से आता है, चेक से वितरण होता है। 1 रुपया कैश का डीलिंग नहीं है। नीरज बाबू क्या बोलेंगे? वो मैंने निकृष्टता की हद कर रहे हैं और कृतज्ञ है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहा ना, जनता दल यू वाले और उनके नेता कृतज्ञ है। तो कृतज्ञ है, क्यों कृतज्ञ है? 14 में जब सुपड़ा साफ हो गया था, इस्तीफा करके भाग गए थे, जंगल में चले गए थे, तो यही प्रशांत किशोर जी के आवास पर जाकर के नीतीश बाबू ने शरण ली और आग्रह उन्होंने भी नहीं किया जो मेरी इज्जत बचाइए, मुझे फिर से सत्ता दिलवाइए। अब तब वो आए हैं तो 15 में महागठबंधन बना के ये राजद वाले जो फरफराते हैं, रोहिणी आचार्य चाहे जगतार बाबू चाहे तेजस्वी यादव, इनको भी, तेजस्वी को और उनके भाई को पहली मर्तबा टिकट दिलवाने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने करके एमएलए बनवाया और इन लोगों को पुनर्जीवित किया और अपना कंधा लगा करके बिहार की राजनीति में पुनर्स्थापित कराने का काम किया, जिसमें राजद भी स्थापित हुआ, जदयू भी स्थापित हुआ, कांग्रेस भी स्थापित हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। नीरज बाबू को अपना चेहरा अपने आईने में झांकना चाहिए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर फब्तियां कसने या टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपना दामन झांकना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे सुनने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपके तमाम श्रोताओं को एक बार फिर से आज स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां। तो ये थे संजय कुमार ठाकुर जी, जो जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं और इन्होंने रोहिणी आचार्य पे भी कटाक्ष किया है। फिर से उधर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, वो फिलहाल देखना पड़ेगा। और भविष्य में बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें जनसुराज कितना अपना दम दिखा पाएगी, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।